हेलो गाइस। तो ये है हमारा एलपीपी फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो यहाँ पे यार मुझे टेबल बनाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टेबल बना हुआ है इस क्वेश्चन में। लेकिन मैं टेबल बनाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा तो मैं टेबल बना ही लेता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी। तो मुझे 3 प्रोडक्ट्स मिल गए हैं फ्रॉम 3 रॉ मटेरियल्स पी, क्यू एंड आर। तो जैसे कि ए बी सी, मैं यहाँ पे रो, मैं तो हम हमेशा रो को प्रेफर करता हूँ। लेकिन इस टेबल में क्योंकि मुझे इस तरीके से दिया है कॉलम में, तो मैं ए बी सी को कॉलम में लिख लेता हूँ। मैं आपको रो वाइज भी करके इसे दिखाऊंगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या दिया, पी, पी क्यू आर एस। मैं पी क्यू आर एस तो नहीं है, पी क्यू आर है। ओके, तो मैंने इसे इस रो में डाल दिया है। एंड प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ए, डायरेक्ट प्रॉफिट की बात किया तो मैं एक काम करता हूँ, प्रॉफिट हमारा होता है जेड। तो ए के लिए क्योंकि मुझे ए के सामने लिखना है इसलिए मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3 बी के लिए, और सी के लिए है 4। तो मैं यहाँ पे 5 3 4 इस तरीके से लिख दूंगा। अब आगे क्या दिया, मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इस पी के लिए 80 है। तो अवेलेबिलिटी यहाँ ऑब्वियसली जब जेड यहाँ पे बना है तो अवेलेबिलिटी तो यहीं पर आना है। ओके, तो पी के लिए कितनी है 80, और क्यू के लिए कितनी है 100, और आर के लिए कितनी है 150। तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, यही मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो मिलने वाला नहीं है। तो यही मैक्स है, हो गया। ओके, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया है। पी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, डैश डाल दो। और क्यू के लिए है 20, और इसके लिए है 50। बी में है 20 30, और इसके लिए कुछ नहीं है। और सी में है 30 20 एंड 40। ओके, तो अब हम यहाँ से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अब हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। तो गाइस इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, जिस डायरेक्शन में z है उसी डायरेक्शन में इक्वेशन बनने वाली है। तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे z आएगा। तो अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ बनेगा, यहाँ पे कुछ बनेगा, और यहाँ पे कुछ बनेगा। मान लो अगर हमारा ये जो टेबल है, ओके, कुछ इस तरीके से होता, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। मैं ए बी सी अगर रो में लिखूँ तो ऑब्वियसली पी क्यू आर मुझे किस में लिखना पड़ेगा, मुझे कॉलम में लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इसे ऐसे कॉलम में लिख दिया है। अब पी का सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है ए का 5 दिया है, बी का 3 दिया है, तो जेड दिया है बराबर। तो जेड ए के सामने आएगा, तो ए के सामने आएगा 5, बी के सामने आएगा 3, और सी के सामने आएगा 4। तो मेरा जेड यहाँ पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी यहाँ पे आएगी। तो अवेलेबिलिटी कितनी है 80 100 150, और ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। तो मैं ऐसे करूँगा। ओके, अब पी, अब मुझे यहाँ पे जैसा दिया है पी में दिया है। ओके, पी में मैं रो वाइज पकड़ता हूँ। ओके, पी में क्या दिया है, डैश 20 30। तो डैश 20 30, क्योंकि इस बार मुझे वर्टिकल ऐसे देखना पड़ेगा। ओके, मुझे इस तरीके से देखना पड़ेगा। मैं पी में देख रहा हूँ, पी को, इस कॉलम को मैं रो बना चुका हूँ। अब उसी तरीके से क्यों यहाँ पे कॉलम है, लेकिन मुझे इसे रो में लिखना है, तो मैं लिखूंगा 20 30 और 20। और आर, आर क्या है, आर एक कॉलम है इस टेबल के हिसाब से, लेकिन मैंने उसे रो बना चुका है, ये आर रो है। आर क्या है 50 डैश एंड 40। तो गाइस अब मैं दूसरा कलर लेता हूँ, अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे, चलो इस बार ये ले लेता हूँ। ओके, तो z के हिसाब से इक्वेशन बननी चाहिए। तो इक्वेशन कुछ इसी प्रकार की बनने वाली है, जिस डायरेक्शन में z उसी डायरेक्शन में सारी की सारी इक्वेशन आपकी बनेगी। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z। ओके, तो यहाँ पे मैंने z ले लिया है, x y z, तो कोई इशू नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे z z दोनों एक जैसा हो रहा है ना, तो मैं x1 x2 x3 ले लेता हूँ, यहाँ सबसे बेटर है। ओके, तो वेरिएबल्स तो वेरिएबल्स ही होते हैं यहाँ। ओके, ये हमारा कैपिटल Z हुआ, इसे जिसे हम मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, प्रॉफिट है, हाँ प्रॉफिट है।
तो इसे मैक्सिमाइज करना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, मैं इसे x1 x2 x1 x2 और x3 ले रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, x1 है, x2 है और x3 हो जाएगा। तो गाइस आप किसी भी इक्वेशन को रेफर कर सकते हो। ओके, आप किसी भी इक्वेशन को रेफर कर सकते हो। मान लो अगर मैं ये लेता हूँ तो 5x प्लस 3y एंड 5x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 हो गया। यहाँ पर भी सेम वही बनने वाला है। अब मैं पहली इक्वेशन लेता हूँ, आर की इक्वेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे वर्टिकल, वर्टिकल में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट टू यहाँ पे रहेगा 50x1 बराबर, ये है x1, मेरे पास x2 नहीं है, और यहाँ पे रहेगा x3, तो मैं लिखूंगा प्लस 40x3 और 150 के साथ ऐसी दिखने वाली साइन। अगर मैं इसे अपने दूसरे टेबल में तलाश करूँ आर की इक्वेशन को, तो गाइज यहाँ पे देखो 50x1 x2 नहीं है, और यहाँ पे x3 और 150 के साथ ऐसे दिखने वाली साइन। तो मैं कोई एक टेबल को रेफर कर रहा हूँ, मैं इसको ही रेफर कर देता हूँ। क्यू में क्या आएगा, 20 30 20 20 30, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे रहेगा 100। ओके, तो यहाँ पे x2 नहीं, यहाँ पे x1 आएगा, नो इशू। अब p में x1, x1 तो है नहीं, तो x1 छोड़ दो, क्या है, x2 है और x3 है बराबर, तो आएगा 20x2 प्लस 30x3 और 80 के साथ ऐसे दिखने वाली साइन। अब क्या बच जाता है, बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो बाउंड्री कंडीशन कैसी रहेगी, मेरे पास x1 है, मेरे पास x2 है और मेरे पास x3 है, तीनों भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।